से छोटा भी हमारा कोई जानकार व्यक्ति, कोई स्टेक होल्डर हो, हमारा कार्यकर्ता हो, और जो बड़े से बड़े ऐसे भी स्टेक होल्डर्स, खासकर जैसे मैं नाम लूं तो डॉक्टर्स में हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया, उन तक भी, फिर हमारे जो मेदांता के डॉक्टर तलवार त्रेहन, डॉक्टर त्रेहन, हाँ, डॉक्टर वी.के. पॉल रेड्डी, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी इसके अंदर शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने ढंग से सारे बजट के बारे में, और सबने इस बात की प्रसन्नता जाहिर की, संतोष व्यक्त किया कि ये पहली बार किसी प्रदेश में हो रहा है कि हमसे भी बजट के बारे में पूछा जा रहा है। आखिर बजट तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनका धरातल पर लोगों के साथ कोई संबंध है, लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी, लोगों की तकलीफों की जानकारी, किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हमने चलाया है। और इस बार विधायकों की भी हमने 8 कमेटीज बनाई थी, 73 विधायक, उसके अंदर 74 विधायक कुल मिलाकर के उसमें शामिल हुए। भाजपा जजपा के 35 थे, कांग्रेस के 31 थे, इनेलो और वो हमारे कांडा जी की पार्टी हलोपा, और साथ में निर्दलीय, ऐसे 8 विधायक ये भी थे। तो कुल मिलाकर 74 विधायकों ने इसमें विचार विमर्श किया, भाग लिया। उनके बहुत से सुझाव आए हमारे पास। सुझाव में से काफी तो ऐसे हैं जो इस बार ही मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि व्यवस्थाओं संबंधित थे। जहां कहीं बजट की मांग की गई है, चूंकि बजट का तो एक दायरा पहले फिक्स हो जाता है, इसलिए बजट बढ़ाने की बात इस समय हम करना संभव नहीं था। उनके सुझाव को ध्यान रखेंगे, यदि आवश्यकता हुई तो आगे जो हमारे रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री आएंगे, उसके अंदर किसी विभाग के लिए जो उनके सुझाव आए हैं उसमें कोशिश करेंगे उसको पालन करें हम। अभी विपक्ष का जहां तक विषय है, इस बार बजट को बहुत एक नए प्रकार का आयाम हमने दिया है, और उस नए प्रकार के आयाम में हमारे विपक्षी मित्रों को काफी कुछ तो ऐसे लगा कि ये इस प्रकार का बजट भी हो सकता है क्या, क्योंकि बजट में आंकड़े तो जो होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, वो कोई हमारी बनाई नहीं होती, वो सीएजी बनाती है कि उसके अंदर कितना घाटा होगा और कितना किस प्रकार का घाटा होगा। उसमें टर्मिनोलॉजी में यहाँ आपने इसको कैपिटल में क्यों जोड़ दिया, इसको रेवेन्यू में क्यों नहीं जोड़ा, रेवेन्यू में क्यों जोड़ दिया, हालांकि उसको सारे को जवाब मैंने दिया। उनको जवाब देने के बाद भी जब वो बहस का विषय आया तो हमने ये भी कहा कि आप और हम सब बैठ करके क्लासरूम में बैठते हैं और हम सब समझ सकते हैं, लेकिन हमारे सारे विषय, पहली बात तो यह है कि बहुत से विषय तो उनको पढ़ने में भी गुरेज करने लगे, पढ़ने में भी नहीं आए, समझना तो दूर की बात है, वो शब्द भी हमको बताने पड़ते हैं कि इसका क्या शब्द है। अब हमने जैसे वज्र, इसका जो बजट है, ये शब्द हमने प्रयोग किया, तो वज्र बजट में भी वो बोले दिया कि यह क्या, हमने उसको कहा ये डायमंड बजट है। डायमंड का मतलब आगे लंबे समय तक भी, हम 25 साल तक इसकी एक दिशा ये तय करने वाले हैं। और उसका जो पंचसूत्री कार्यक्रम उसका उन्हें बताया था, उसको अर्थव्यवस्था को वज्र जैसी शक्ति देने का जो वी शेप की रिकवरी का विषय था, उसके अंदर मैंने कहा कि इसमें फोकस होगा अंत्योदय पर। अब अंत्योदय शब्द सब लोग परेशान हैं कि ये क्या है। अच्छी खुशी की बात है कि एकाध मेंबर उनका जो अच्छा थोड़ा समझदार पढ़ा लिखा है, उसने इस शब्द को प्रयोग करना शुरू कर दिया है। आज ही हमारे कौन थे वो डबवाड़ी के अमित शाह ने उस लाइन पर बोला कि कमजोर से कमजोर वर्ग की तरफ हमको ध्यान देना है, तो उस नाते से उसने इस बात की खुशी प्रकट की है। और वो जो सोच है, उस सोच को उसने सराहा भी है। तो अंत्योदय के दर्शन को और एक प्रकार से उन्होंने पकड़ा है। अब ऐसे ही हमने दूसरा शब्द प्रयोग किया कि हम इसमें सतत विकास, अब वो सतत विकास को भी ठीक से समझ नहीं पाया, मुझे बताना पड़ा कि इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। अब क्योंकि ये एक हमने 2030 तक हरियाणा में हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट छपा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने किस विषय को किधर लेके जाना है। बजट ऐसे ही नहीं है कोई आंकड़े जोड़ दिए, इधर दाएं और बाएं के दोनों मिला दिए तो इसका मतलब बराबर हो गया। ठीक है, वो भी होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर होने चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो बराबर रहनी ही नहीं चाहिए, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर वो बराबर रहना ही रहना चाहिए, उसमें कोई बड़ा वो साइंस नहीं है। लेकिन किस चीज में क्या होना चाहिए, क्या हमको सर्विस सेक्टर में ज्यादा जाना है, क्या हमको कैपिटल एक्सपेंसेस में ज्यादा जाना है, क्या हमको रेवेन्यू एक्सपेंस में ज्यादा जाना है, क्या हमको मानो सर्विसेज में ज्यादा जाना है, या हमको सोशल सेक्टर में जाना है,
एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कैसे हमको कम करने हैं, एसेट्स में से कितना पैसा हम कैपिटल में से कितना निकाल सकते हैं। उन्होंने विषय उठाया कि आपने कहा कि जिसमें उन्होंने सीएजी का पहरा भी बताया कि इतना आपने कहा था, आया इतना ही है। अरे भाई 2 साल में कोविड में हम वो कैपिटल एसेट्स की जो मोनेटाइजेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, हमें भी पता है। इस बार भी हमने उसका 5,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है कि हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे। बहुत ऐसा सरकारी एसेट्स बहुत है जो आज एक प्रकार से यूटिलाइजेशन जिसकी नहीं हो रही है, सरप्लस हो गए या बेकार पड़े हैं, अनयूटिलाइज्ड हैं, उनका अगर मोनेटाइजेशन करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, उस पैसे कहीं और लगाएंगे। उदाहरण के लिए अंबाला में एक हमारा विट्टा का प्लांट है। अब वो जब कभी लगा था वो जगह एकदम शहर के बाहर थी, खेतों में थी। आज वो शहर के अंदर आ गई। 15-16 एकड़ जमीन है। आज मैंने पूछा 15-16 एकड़ जमीन कितने की होगी? कम से कम 600-700 करोड़ रुपए की। अब 600-700 करोड़ रुपए का एक प्लॉट, उस पर विटा अगर चलता रहेगा तो उसका फायदा क्या है? तो उसको आज हम यही 15-16 एकड़ या 20 एकड़ बाहर ले जाएंगे तो हमको 8-10 करोड़ मिल जाएगी। इसका मोनेटाइजेशन क्यों नहीं करेंगे? ऐसे ही कैसे बल्लभगढ़ का है। तो बहुत सारे हमारे टूरिज्म के जितने भी ऐसे स्थान हैं, अब उनका उतना ज्यादा जो जनता को कभी फायदा हुआ था रोड साइड टूरिज्म का, आज वो नहीं है। आज उनको मोनेटाइज करना ही करना होगा, उसका लाभ कहीं और लेंगे। तो ऐसा ये विषय सब हम कर रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के सतत विकास की मैंने बात की, अंत्योदय की। तीसरा हमने उसमें जोड़ा है कि लोगों की भागीदारी, सबका साथ सबका विकास, इसके लिए एक नई टर्म हम लेकर के आए हैं। और वो पहले तो पीपीपी चलता था, प्राइवेट क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमने एक टर्म दिया जीसीपी, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप। तो कम्युनिटी का पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। आज सरकार में एम्प्लॉइज और सब अधिकारी तो मिलाकर के 3 लाख हैं, और हमारे आउटसोर्सिंग के इसके उससे लगा लेंगे 1 लाख और लगा लो 4 लाख हैं। लेकिन 4 लाख लोगों के अलावा भी समाज में सेवा करने का भाव रखने वाले बहुत लोग हैं, और 3 लाख लगभग हमारे रिटायर्ड लोग हैं। तो क्या रिटायर्ड लोगों में जिनमें क्षमता है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते क्या? वो सामाजिक काम करते हैं खूब, लेकिन सरकारी सिस्टम अभी तक नहीं था। हम सरकारी सिस्टम को लेके आए। हमने सबके लिए एक समर्पण पोर्टल बनाया। वॉलंटियर्स इस नाते से दर्ज करो। मेरे पास लेफ्टिनेंट जनरल आए, उनका जी मैं रिटायर हूं, बताओ क्या करना। मैंने कहा आप उसमें अपने आप को पोर्टल को में रजिस्टर कराओ, हम आपको काम बताएंगे। और अब हमारे बजट के बाद ये सारे जितने काम है पब्लिक पार्टिसिपेशन के, ये सब चलेंगे। हम एक एक परिवार की पहचान करने के लिए हम लोग जो है परिवार पहचान पत्र लेके आए, और उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने तो ये कहा है कि हम जैसे कहते हैं ना, हम नीचे तक के लोगों की चिंता करेंगे, यानी नीचे तक जाएंगे। हमने घोषणा की कि नहीं, हम नीचे से शुरू करेंगे। अब गरीब से गरीब परिवार जो शायद 20-30 हजार रुपये साल का ही कमाता है, 2-3 हजार रुपये में गुजारा करता है, भले वो 2 या 3 मेंबर होंगे, रूखी सूखी खाते होंगे, कहीं किराए की या किराया भी नहीं होगा तो कहीं मांगी झोपड़ी में रह रहे होंगे, या कहीं सड़क किनारे अपनी कोई छोटी मोटी झोपड़ी लगा के बैठे होंगे। ऐसे परिवार भी तो हैं। तो चिंता उनकी भी करेंगे, उनके रोजगार कैसे मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, उनके सिर पर छत कैसे आए, ये सब सिस्टम शुरू करेंगे। और इसके लिए हर एक विभाग पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अगले वर्ष को हम ये कहें कि ये जो अंत्योदय की हमने धारणा ली है, सारा फोकस हमारा इसी के ऊपर रहेगा। कोई ताकत इसमें हमको अब जो है रोक नहीं सकती इसे बढ़ने के लिए। केवल अब गरीबी हटाओ नारा नहीं, बल्कि वास्तव में इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, इसकी हमने आउटलाइन बना ली है। एक होता है केवल सोच अच्छी है, गरीबी हटाओ, लेकिन नारा बना के लोगों को प्रभावित करना नहीं। करना क्या है, इस पर हमने काम करना शुरू किया है। आपने देखा अंत्योदय के मेले हमने लगाने शुरू किए हैं। उन मेलों में 2 राउंड हमारे हो गए हैं, 1 महीना छोड़ के तीसरा राउंड फिर शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। और इसमें हर मेले में 1-1.5 लाख परिवार आते हैं। परिवार तो ये कम से कम 18-20 लाख है जिनकी मदद करनी है। तो इसलिए 18-20 लाख का मतलब हमको साल भर 10-12 मेले ऐसे लगाने पड़ेंगे, और लगाने के बाद उसको परस्यू भी करना पड़ेगा कि कोई आदमी 1,50,000 2 लाख लोन हमने दिलवा दिया बैंक से, तो क्या उस 2 लाख का ठीक काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान कोई नहीं करता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गरीब आदमी की, छोटे किसान की कोई नहीं देख रहा। हम उनके ऊपर अब उसको उनका वेलविशर कहेंगे, उनका क्या कहेंगे, हमने योजना बनाई है। शतोद्यमी क्या
शतोद्यमी योजना। शतोद्यमी अंत्योदय परिवार। हाँ, तो शतोद्यमी अंत्योदय परिवार योजना यानी 100 उद्यमी ऐसे जो लोन लेंगे, उनके ऊपर 4 या 5 लोगों की एक टीम, ये उनके संरक्षक बनेगी। इन संरक्षण देने वालों में बैंक का भी आदमी होगा, एकाध व्यक्ति, कोई डिपार्टमेंट का भी होगा। जैसे हमने हर गांव पर अब संरक्षक तय कर दिए, क्लास 1 अधिकारी, एक एक गांव का एक एक संरक्षक होगा। आखिर हमारे 7,500 8,000 लोग हैं सरकारी क्लास 1 के अधिकारी, 6,700 गांव हैं, सब वार्ड भी मिला ले तो 9,000 हो जाएंगे। 9,000 मेरे क्लास 1 के अधिकारी हैं। तो हम क्लास 1 के अधिकारियों को एक दिया है काम डिपार्टमेंट का, वो करते हैं, लेकिन हम उनको कहेंगे कि भाई समाज सेवा भी कोई चीज होती है। सेवा भाव से हमने अपने हरियाणा को, अपने समाज को उठाना है, तो जिम्मेवारी तो हमारे क्लास 1 के जो सरकारी अधिकारी उनकी सबसे पहले बनती है। आखिर ये अच्छा खासा इनका सम्मान भी है, इनको साधन भी मिलते हैं, इनको गाड़ियां भी हैं, इनके पास तनख्वाह भी है। क्लास 1 का अधिकारी अच्छा खासा कमा लेता है। तो अगर एक्स्ट्रा काम भी उसके जिम्मे लगाएंगे, सप्ताह में या महीने में एक दिन जा करके करे, संभाले, तो सारा सिस्टम हम संभाल सकते हैं। हमने ऐसे सारे सिस्टम बनाए हैं। तो इस प्रकार से ये सब हमने किया है। बजट के पैरामीटर सारे हमने, विदिन पैरामीटर्स हम हैं। आज एक एक्ट भी पास किया हमने। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जो सारे पैरामीटर्स बजट के होते थे, उसमें कितनी मर्यादाएं हैं। उसके अंदर जैसे जीएसडीपी की और डेट की रेशो 25% है, फिर कभी ये और बढ़ जाती है। एनुअल जो हमारा डेट का जो रेशो है वो 3% है, फिर 3.5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4.5 हुआ। ये सब अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। अब जैसे वो परिवर्तन करते हैं, हमको एक्ट में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन आज एक एक्ट हम ले आए हैं कि अब हमको हर बार बदलने की जरूरत नहीं है। जो एक्ट सेंटर का बनेगा, जो परसेंटेज वो तय करेंगे, उस परसेंटेज में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी। इस एक्ट को हमने पास कर लिया, झंझट ही नहीं है। ये भी कह सकते हैं लोग कि आप तो अभी 3% की बात कर रहे हो, सेंटर ने तो 4.5% कर रखा है। हम रहेंगे अभी 3 में ही, लेकिन हमारे पास स्कोप तो है। कल को आखिर सारे देश में सब प्रांतों के लिए जो किया जाता है, तो ये सोच के किया जाता है कि इस प्रांत को एक लीवरेज मिलनी चाहिए। आवश्यकता होगी तो हमारी करेंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन ये पैरामीटर्स बना के रखना जरूरी इसलिए है कि भविष्य में हमारी जो सरकार जो भी आएगी, कोई भी चलाएगा, तो सारी उम्र मनोहर लाल ने नहीं बैठे रहना। 5 साल बाद ज्यादा एक अवसर और मिल जाएगा हमको, इससे ज्यादा कहां जाएंगे। कोई तो आएगा ही बात में। तो जब भी कोई आएगा, उसको भी तकलीफ ज्यादा ना हो। यही विषय हमने ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में, आपने सुना होगा, मैंने बताया। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है, आदमी रिटायर हुआ, उसकी काम की जिम्मेदारी खत्म हो गई, इसके बाद 25-30 साल तक वो जो सरकार, अगली सरकार है, काम किसी समय उसने किया, लायबिलिटी उसके ऊपर आ गई कि अब इनकी पेंशन देते रहो। जब तक वो, भगवान उसकी आयु लंबी करे, जब तक वो धरती पर है तब तक पेंशन लेगा ही, बाद में उसके परिवार की पेंशन जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम में ये हुआ कि अब ओल्ड तो हम देंगे ही देंगे जो रिटायर हो रहे हैं, न्यू साथ के साथ 14% पैसा अब उनके खाते में जाता रहेगा, ताकि ये बोझ आज से 25 साल बाद या 15 साल बाद ये बोझ सारा अगली सरकारों पर खत्म हो जाए। ये तो बहुत बड़ा, आज भी लगभग 12,000 करोड़ रुपया इस साल पेंशन न्यू एंड ओल्ड दोनों मिला के दे रहे हैं। अब उसके बाद न्यू तो चलेगी, ओल्ड तो खत्म हो जाएगी। इसलिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये हमने किया ऐसा नहीं है, ठीक है, विचार कभी शुरू हुआ होगा 2003-4 में अटल जी के समय, लेकिन लागू किया मनमोहन सिंह जी का। कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ के उनको बताई कि मनमोहन सिंह जी जब आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बहुत वजन पड़ रहा है पेंशन का, और ये पेंशन इसी प्रकार से अगर बढ़ती रही तो हमारे बाकी जो खर्चे हैं वो कहां से आएंगे। एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब चीजें हैं, एग्रीकल्चर भी है। तो ऐसी सब चीजों को बचाने के लिए एक बजट का, जैसे मैं कह रहा था कि ये तो एक दिशा क्या हो, इसके लिए तय करना पड़ता है, वो हमने किया है। मोटे रूप से कुछ एक्ट की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। एक एक्ट हम लेके आए कि जो पुराने 10 साल पुराने डीजल के वाहन, ये एनसीआर में बंद होने की बात जो एनजीटी ने कह दी है, उसको हमने अभी कुछ साल के लिए, यानी 2025 तक ट्रैक्टर्स खास करके, उनके लिए हमने विधान कर दिया है कि ट्रैक्टर्स को उसके अंदर से हम नहीं हटाएंगे।
क्योंकि ट्रैक्टर्स में एक तो कृषि का एक यंत्र है, दूसरा इसका इंजन जो एक लॉन्ग स्पीड पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसके हिसाब से उतना खराब नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्पीड तो होती नहीं है, थोड़ा चलते हैं लेकिन टाइम तो उस हिसाब से चलता ही है। उसके बाद उसका कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे, लेकिन अभी तो यह है कि इसको 25 तक इनको जो भी पुराने ट्रैक्टर हैं वो चलते रहेंगे 2025 तक। हरियाणा निरसन विधेयक जो लाए हैं, सेंटर में भी बड़ी मात्रा में जो पुराने एक्ट हैं जो आज आउटडेटेड हो गए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, बल्कि कई बार तो पुराने एक्ट पर नए एक्ट बनने के बाद उनका वैसे ही निरसन हो जाना चाहिए, उनको विधिवत निरसन करने के लिए हमने यहाँ भी हरियाणा लॉ कमीशन बनाया है। तो उस लॉ कमीशन की सिफारिश पर अभी इस बार 19 कानून ये रिपील किए गए। एक सुझाव आया कि आगे से ऐसे जो कानून होंगे वो लॉ कमीशन जो हमारी समीक्षा समिति है उसमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट उस सेलेक्ट कमेटी जो विधानसभा की होगी पहले उसको जाएंगे और सेलेक्ट कमेटी भी उसका एक बार विश्लेषण कर ले, उसके बाद फिर इसको निरस्त किया जाएगा। एक कानून हम जो जेलों में कैदी यानी बंदी हैं, उन बंदियों की जो पैरोल होती थी वो पैरोल अभी तक बहुत डिस्क्रिशनरी थी, कोई नियम नहीं थे। जैसे कहते ना चेहरा देख के टीका लगाना, तो किसी को कुछ दे दी, किसी को कुछ दे दी, हमने उसके सिस्टम बना दिए हैं। तो सिस्टम के हिसाब से ही उनको पैरोल जो उसका अधिकार है उसको मिलेगा। इनको अच्छे आचरण का एक अधिकार पैरोल का मिलता है, तो उसका एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के हिसाब से कि कब कब कितनी कितनी पैरोल उसको मिल सकती है, वो भी एक एक्ट हम लेकर के आए हैं। एक विषय जो आज जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई कि पहले के समय में लोग पब्लिक यूटिलिटी के लिए अपनी जगह दे देते थे दान में। रोड बनानी है, रजवा बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, अस्पताल बनाना है, लोग पास जमीनें थी भी सही और उतनी वैल्यू भी नहीं थी, वहां की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसकी कागजी कार्रवाई उसमें नहीं होती थी। उन्होंने दी, हमने बना दी। पिछले सालों में कई कोर्ट में केसेस आ गए कि उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, आज चूंकि जमीन की कीमत महंगी हो गई है, उस समय जमीन महंगी नहीं थी, दानी भाव था लोगों का, आज वो दानी भाव भी नहीं रहा, तो इसलिए वो कोर्ट में जाने लगेंगे तो मेरे नाम है ओनरशिप या मेरे बाप दादा की है, मैं उसका वारिस हूं, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। अब आज अगर हम उसके सारे का पैसा देने लगते हैं तो उसका वैसे भी काफी बड़ी मात्रा में पैसा जा सकता है, और फिर दान दी चीज वापस लेना तो ऐसा कहते हैं पाप है। दान दी चीज वापस थोड़ी को लेता है, लेकिन चूंकि दान इन्होंने नहीं दी, पिछली पीढ़ी ने दी है, वो कहते पाप लगेगा तो उनको लगेगा, हमको थोड़ी लगेगा, नियत। तो इसके लिए हम एक्ट लेके आया कि 20 साल पहले की कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पब्लिक यूटिलिटीज का कोई प्रोजेक्ट बन चुका है, तो उसको अब कोई वापस नहीं ले सकेगा, कोई उसका क्लेम नहीं कर सकेगा। 20 साल यानी अभी 20 साल, हाँ, जब भी कोई ऐसा विषय होगा तो 20 साल पहले, आज यानी जब भी लागू होगा, यानी आज तो 2022 होगा, 2022 2 साल पहले। अब ये एक्ट तो वास्तव में जब इसकी कल्पना की गई थी 2 साल पहले की गई थी, लेकिन वो बीच में 20 साल तो मिनिमम है ना सर। हाँ 20 साल पहले के तो हो ही गए। हाँ 20 साल। इस 20 साल के अंदर किसी ने दिया हुआ है और कोई क्लेम करता है, नहीं कोई क्लेम करता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ये 20 साल पुराने, क्योंकि 20 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो आज तो जिसने दिया वही होगा। हाँ, तो इसलिए वो, और आज फिर अब समस्या ऐसी है भी नहीं, अब जिससे हम लेते हैं अब लिखवा लेते हैं, अब उसका नाम चेंज करा लेते हैं। भैया पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम करो तब स्कूल बनेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम करो तब अस्पताल बनेगा, पहले कोई नहीं कराते थे, इसलिए वो चल रहा था, इसलिए आगे समस्या ये नहीं आएगी। जल संसाधन मंत्रालय का एक प्राधिकरण का जो एक विधेयक आया है, उसमें जो पानी ये जो होता है ट्रीटमेंट किसका होता है, ट्रीटेड वाटर, ट्रीटेड वेस्ट वाटर का भी अब उपयोग हमको करना होगा। तो अभी तक उसका नियम सिस्टम नहीं था कि उसका कौन कितना रेट हो। ये ठीक है कि जो रॉ वाटर है, कैनाल वाटर, उससे तो कम ही रखना पड़ेगा हमें, ताकि उसका लोग लेना शुरू करें, चाहे इंडस्ट्री को जाएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर को जाएगा, चाहे वो बागवानी को जाएगा, या किसी और उपयोग में काम आएगा, या घरों में भी जिनको यूज है उसका यूज करेंगे, ताकि रॉ वाटर जो कैनाल का है उसकी हम बचत कर सकें।
और इस पानी का उपयोग कर सकें। इसके रेट्स क्या होंगे, तो हमारा जो जल संसाधन प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण को हमने इसको अधिकार दिया है कि वो इसका रेट तय किया करेंगे, हर शहर के हिसाब से तय करेंगे। और बल्क जो टैरिफ है हमारे रॉ वाटर का, वो भी वो तय करेंगे। कैनरी वाटर जो जहां जहां देते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज को देते हैं या इंडस्ट्री को देते हैं, कहीं भी देते हैं, उस बल्क वाटर का रेट जो है वो तय करेंगे। क्योंकि अभी प्रेशर बहुत आते हैं कि पानी का रेट क्यों कर दिया, क्यों। आज पानी ऐसी चीज है कि जिसको बचाना बहुत जरूरी है। और पानी का राशनिंग, ये अगर हम सिस्टम में ध्यान नहीं किया इसका, तो फिर पानी आगे चल करके अगली पीढ़ी को तो मिलेगा ही नहीं। जमीन का पानी निकाल निकाल करके हमने इतना दोहन कर लिया उसका कि कई जगह पर 100-100 मीटर से भी नीचे पानी चला गया। और वहां अब हम आज अगर पावर से पानी निकालना चाहते हैं ना, तो 50 हॉर्स पावर से ज्यादा मोटर लगानी पड़ती है। तो बिजली की भी खपत है, पानी नीचे खत्म हो रहा है, सूख रहा है, जमीनें बंजर हो जाएंगी। तो इसलिए इस पानी का रीयूज ये बहुत जरूरी है। इसलिए उस प्राधिकरण को हमने जो ये अथॉरिटी दी है कि उसको कंट्रोल करें। रिटेल के लिए भी रिकमेंडेशन करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन के बाद अथॉरिटी जो है पानी लगाने वाला जो रेट है, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज है, पंचायतें हैं, वो अपना निर्णय अपने आप करेंगी। लेकिन एक उनकी ओर से रिकमेंडेशन जरूर आएगा कि हाँ, ये रेट इतना रखना चाहिए। इसलिए पानी को रेगुलेट करना, मैनेज करना ये जरूरी है। अभी जो टोल की सड़कें होती हैं, जहां टोल लेने वाली कंपनियां टोल तो लेती हैं, लेकिन विधि विधान में ऐसा नहीं था कि उनके जिम्मे आगे जो मेंटेनेंस करना है, जब तक टोल है तब तक उनको केवल वर्बल एक एग्रीमेंट होता था, उसके हिसाब से करते हैं नहीं करते हैं, वो फिर बीच में लटकता था। अब उसका एक एक्ट बना दिया है कि अब इंजीनियरिंग वर्क्स जो है उसके सारे रखरखाव के जो टोल टैक्स संग्रह करेगा, उसी की जिम्मेदारी है कि जब तक टोल कर रहा है तब तक उसका रोड्स का रखरखाव, ये अब कानूनन जो है ये उसके जिम्मे हो गया। खेलकूद का विश्वविद्यालय राई में जो स्पोर्ट्स स्कूल है, उसको हमने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। उसका भी एक्ट अभी बनानी था, तो एक्ट वो इस बार बना है कि जो वहाँ प्रशिक्षण है एथलेटिक्स का, स्पोर्ट्स पर्सन का, वो प्रशिक्षण वहाँ हो और वो विश्वविद्यालय स्वरूप में और वो काम करना शुरू करेगा। मानव अंग प्रतिरोपण, अभी तक कोई केंद्र हरियाणा में ऐसा नहीं है जो मानव अंग का प्रतिरोपण का कोई केंद्र हो। रोहतक पीजीआई, इसको अब हमने किडनी के प्रत्यारोपण का एक केंद्र, ये आज एक्ट बना दिया है। अब वहां किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इसका सिस्टम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। किसान कल्याण प्राधिकरण, ये भी एक संस्था पीछे बनाई थी। इसमें कृषि विशेषज्ञ इसके कुछ सदस्य होंगे। एक सुझाव वहां था कि भाई किसानों में से कुछ लोग लगाए जाएं। इसमें प्रावधान किया हुआ है कि जो ऐसे किसान हैं जो किन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई पुरस्कार लिया हुआ है, कोई पद्म भूषण है, कोई पद्म विभूषण है, ऐसे लोगों में से भी सीओ को बनाया जा सकता, लगाया जा सकता है। और इसके अलावा भी जो भी कृषि विशेषज्ञ वो कर सकते हैं, लेकिन उनका सुझाव ये था कि नहीं, केवल किसान ही होना चाहिए। अब सीओ किसान कोई बनेगा और सारे सिस्टम को चला पाएगा, उसमें एक उसका योग्यता, उसकी क्वालिटी तो रखनी पड़ेगी। हाँ, सब लोग जो सदस्य बनेंगे वो सारे कृषि से जुड़े हुए विभाग हैं, उनमें से लोग जो हैं वो इसमें रहेंगे, ताकि किसान की जो समस्या है उसको हम इसके माध्यम से आगे कैसे हल करना है और कैसे उनको आगे बढ़ाना है, कैसे किसान की आय डबल करनी है। और आज जो बदलता परिवेश है उसमें हमने वर्तमान का जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सिस्टम चल रहा था, उसमें नया आयाम, अब वो प्राकृतिक खेती, जीरो बजटिंग खेती, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक खेती, अब इस ओर आगे बढ़ेंगे। उसके लिए एक कार्यक्रम अब शुरू करने के बाद इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर पूरा हमारा फोकस रहेगा। अग्निशमन आपातकालीन सेवा, ये एक विधेयक था। इसके अंदर पहले तो संस्थानों को जिनके ऊपर ये नियम लागू होता था फायर का, उनको हर साल के साल एक लेना पड़ता था सर्टिफिकेट, उसका रिन्यूअल सर्टिफिकेट। हाँ, अब कुछ के लिए तो हमने 3 साल कर दिया है, कुछ के लिए 5 साल कर दिया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। हर साल की जो कंडीशन है लॉफुल का, अनलॉफुल कन्वर्जन,
हाँ, अनलॉफुल कन्वर्जन। अब इसमें तथ्य जो हैं वो सारे हमने उनके सामने सब रखे हैं। उन तथ्यों में हम देखते हैं कि पिछले 4 साल में 127 केस तो रिपोर्टेड है, और अब जो रिपोर्टेड नहीं है उसको कहने में मुझे हर्ज नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो रिपोर्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार परिवार के, खास करके लड़की के परिवार के लोग जब कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें से रिपोर्ट करने से बचते भी हैं। किसी तरीके से मामला ठीक हो जाए, रफा दफा हो जाए, लड़की हमारी घर आ जाए। अब कब यानी लालच, इसमें धर्म परिवर्तन के जो विषय सामने आए हैं बहुत जगह पर, तो जो ऐसी जो जिसको कहना चाहिए कि फेक नहीं, यानी गलत इरादे के साथ बनी हुई कुछ एनजीओ, उनको बना करके ले जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं अपना कोई ऑफिस खड़ा करेंगे, वहां इबादत शुरू कर, वो अपनी तसल्ली करेगा। 1 महीने बाद उसकी मिल जाएगा उसको प्रमाण, जाइए करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के जो केसेस हो रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए एक, और ये हमने बनाया ऐसा नहीं है, कई प्रदेशों में पहले भी बना है, हम भी लेकर के आए हैं, ताकि इस चीज का थोड़ा कठोर दंड रहने के कारण से, क्योंकि हो सकता है वो सब लोग कहेंगे आईपीसी में पहले से धाराएं हैं, आईपीसी का इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा ना, सालों साल लग जाते हैं उन चीजों में। किसी समस्या विशेष आने के बाद कई बार स्पेशल एक्ट बनाना पड़ता है, तो स्पेशल एक्ट हमने बनाया है ताकि धर्म परिवर्तन की इस प्रकार की अनलॉफुल जो कन्वर्जन है उसके ऊपर चेक लगे। तो इस प्रकार का जो सेशन का इस बार सारे जो मोटे मोटे वृत्तबिंदु मैंने आपको बताए हैं, इससे पहले भी कई चर्चाएं आपसे हुई हैं, तो सफल एक अच्छा, जिसको कहना चाहिए, एक सेशन हमारा गया है। इसके लिए सभी विधायकों को और सभी जो कर्मचारी और अधिकारी और हमारे चाहे आप लोग मीडिया पर्सन है, सबका मैंने धन्यवाद भी किया है। एक अच्छा कार्यक्रम हमारा इस बार का ही है। एक आज विधानसभा में नीरज शर्मा का कांड हुआ है, जिसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कांड बन गया, आपके अंदर दोनों तरफ से टपक के विधायकों ने उस घटना, वो कह रहे थे फरीदाबाद नगर निगम की घटना का भ्रष्टाचार का, लेकिन वो बह गए, भावना में बह गई। उसमें सरकार के तौर पे क्या स्टैंड लिया गया? सीबीआई के केस की जांच की क्या उसमें? देखिए वो विजिलेंस की रिपोर्ट में 1-2 में मैंने भी पढ़ा, उसमें विजिलेंस ने कहा कि ये कार्रवाई की जाए, और सरकार ने कहा कि नहीं, इसको वापस भेज दिया, इसमें कुछ कमी है, इस प्रकार का उसमें है। तो क्या घटना? देखिए केसेस लगभग 9 केसेस हैं, उसमें एक नहीं है, और कई सालों के हैं। अब चीजें आपको पता है कि कभी कभी चीज उसका निर्णय हो जाए, तुरंत कोई प्रमाण मिल जाए तो वो जल्दी होता है, कभी कभी वो ऐसा एक अंधेर कोठरी में चला जाता है कि उसमें से ये नहीं पता लगता दोषी कौन है। कानून का एक नियम है कि दोषी छूटे न छूटे अलग बात है, निर्दोष कोई नहीं फंसना चाहिए, ये अदालतों का एक नियम है। तो निर्दोष कोई फंसे ये तो हम भी कमेटी में नहीं चाहेंगे। दोषी को ढूंढने में हो सकता है 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, लग सकता है। उसके कारण से कई जो हमारी बॉडीज हैं, चाहे उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, चाहे उसको विजिलेंस करे, और बहुत कहीं जब कठिनाई आती है उसको फिर आगे और एजेंसीज है, सीबीआई को भी दिया जाता है, सब कुछ होता है। तो वो सारे केसेज हैं, एक एक केस का अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर उन्होंने हमारा जवाब दिया है, और जवाब देने के बाद एक विषय उसमें जो मुख्य रूप से आया हुआ है जमीन का, वो जो कौन सा कल्पना चावला पार्क, कल्पना चावला सिटी पार्क। अब वो केस, वो जमीन है वास्तव में बहुत पहले की, जब कभी गांव होता था, उस गांव की वो जमीन शहर में आ गई। शहर में आने के बाद उस समय हो सकता है वो जमीन देश हमलात रही हो, क्या हो, क्योंकि जमीनों के भी कई नोमेनक्लेचर हैं, कई कैटेगरीज हैं, लेकिन शहर में आने के बाद वो वास्तव में कारपोरेशन की हो जाती है। गांव में अलग अलग प्रकार के हिस्से होते हैं, शहर में आने के बाद कोई प्रकार उसका नहीं होता। अब वो किसी ने और अपने नाम कराई, पटवारी के खेल से कराई। पटवारी ने जहां म्यूनिसिपल कारपोरेशन लिखा होना चाहिए था खाने में, वहां उसने उसका नाम चढ़ा दिया। अब एक पटवारी, हो सकता उसकी बैक पर कोई रहा हो पटवारी पर, लेकिन आखिर आज इंक्वायरी तो पटवारी आ रहा है, उसके कहने पर वो केस लगातार जो म्यूनिसिपैलिटी है वो हाथ पे चली गई कि ये मलकियत उस आदमी की है, हालांकि कब्जा सरकार यानी कारपोरेशन का ही है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक भी हारे। दोबारा से जब उसकी तहकीकात की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है वो किस कारण से हारे, तो पता लगा कि वो जो गलती हुई है पटवारी की, उस कारण से चलते थे, उन्होंने कागज देखने हैं। अब आकर के जब पटवारी के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई है तो ये कहते हैं अब तो पटवारी को पकड़ रहे हो। अब इसमें जो प्रश्न करने वाला है, जो मैंने उठाया, वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये जमीन इनको हैंड ओवर कर दो, क्यों नहीं कर रहे।
एक ऐसी जगह विवादित है, उसके ऊपर पैसा लगा करके पार्क क्यों बना दिया है। मैंने कहा भी आप कारपोरेशन की तरफ हो या उस व्यक्ति की तरफ हो। मुझे अल्टीमेटली लग रहा है कि वो जो व्यक्ति है इस सारे को गेम को घुमा रहा है। जमीन बहुत करोड़ों की जमीन है और उसके चक्कर में हमारे कहीं ये महोदय फंस गए हैं कि विधानसभा में उठाओ, उस जमीन को छुड़वाओ। और हमने ये तय किया है कि उसको अब दोबारा से फिर लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक फिर जाएंगे। और वो पब्लिक की चीज है, वो किसी व्यक्ति की नहीं है। और झगड़ा आज इसलिए कि उस समय तो सामान्य रहा होगा, आज शहर के अंदर 1 एकड़ की जमीन बहुत महंगी जमीन है, इसलिए उस विवाद के ऊपर वो आए और वो भ्रष्टाचार के कारण से उसको भी उसके अंदर ले बैठे। ये अलग विषय है भ्रष्टाचार का, वहां कुछ अब कहीं ना कहीं चीजें तो अंदर अंदर निकलती हैं, हम किसी को बचाएंगे नहीं। जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी कार्रवाई करेंगे। परसों भी विजिलेंस ने एक रिपोर्ट दी है, 2 दिन पहले भी, और 2 दिन पहले की जो रिपोर्ट दी है उसमें इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वगैरह 2-3 के नाम है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसका? हाँ, मैं कहता हूँ उनका सबकी तहकीकात करेंगे ना। आईएएस अफसर कोई हमारा सगा थोड़ी है, मेरा सगा भाई हो तब भी सगा नहीं है इस मामले में। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। जो एक्ट बनाया आपने ये उसमें नहीं आएगा, ये भी तो सेम केस है। कौन सा? पहले ही नहीं, वो चूंकि केस पहले चला हुआ है, ये 20 साल तक कुछ नहीं हुआ जिस पर वो आज जाग गए, ये उसमें ये तो 80 से चूंकि कोर्ट में चला हुआ है। हाँ। वो इन मामले पर उठे में एक अवैध कॉलोनी का, एक 7A का और तीसरा जो है 25% जो कॉलोनी बची हुई है। तो इसमें सर जैसे 7A के मामले हैं, 7A के मामले में अगर 50% या 25% कॉलोनी बच चुकी है ऑलरेडी और अभी टाउन प्लानिंग की तरफ से कोई एनओसी नहीं दिया गया, स्थानीय निकाय की तरफ से एनओसी दे दिया गया है, तो ऐसे केसेस में सर क्या प्रावधान करेंगे? आगे कोई राहत देने का प्रोविजन है सरकार का? देखिए, पहले तो हमने जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज हैं उन सबको कहा कि कौन कौन अपनी कॉलोनी को अप्रूव कराना चाहता है। पहले इसमें होता था कि 50% बनी हुई होनी चाहिए, 50% से कम बनी हुई है तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब हमने वो प्रावधान भी छोड़ दिया कि आपकी चाहे 10-20% भी बनी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई करेगा, फिर हम वहां का जो भी नॉर्म्स उसके इस कॉलोनी के होने चाहिए कि कम से कम 15 से 25% जमीन खाली उस कॉलोनी की है कि नहीं है, सड़कों का, पार्क का, बाकी सब चीजों का, वो अगर है तो उसको अप्रूव करेंगे। और अप्रूव कराने के बाद उसमें जो चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस, वो हर किसी को देने होंगे जब भी कोई रिस्ट्रिक्ट कराएगा। खाली प्लॉट जो है वो अगर वहां कोई बिल्डर है, कॉलोनाइजर है जिन्हें कॉलोनी बनाई है, उसको साथ ही जमा कराने पड़ेंगे सारे, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी तो नहीं हुआ, अभी तो लैंड उसकी है, प्लॉट उसके पास है। अब कॉलोनी बननी है तो उसकी बननी है, रेट बढ़ना है तो उसका बढ़ना है। और जब डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट पर खर्चा जो है आज भी 2500 रुपया स्क्वायर फुट का खर्चा आता है, और हमने तो उसमें सिर्फ 5% ही रखा है कि 5% ऑफ कलेक्टर रेट। अब वो कहीं 1200 होगा, कहीं 1500 होगा, 1500 से ऊपर कहीं नहीं होगा, कहीं 500 भी रह जाएगा। इसलिए अल्टीमेटली वो कॉलोनी कराएंगे, लाभ उनको होगा, लेकिन आगे कम से कम अब 7A के कारण से कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, नई कॉलोनी कोई नहीं कट पाएगी। अब नई कॉलोनी कोई कटेगी तो जो भी उसका जिम्मेवार आदमी वहां बैठा है फिर वो रगड़ा जाएगा। अभी भी एनओसी की बिना जिन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं, जो ये 55,000 60,000 रजिस्ट्रियों की जो बात आ रही है, उसका तो केस चलेगा, उसमें जो दोषी होंगे उनको तो पकड़ा ही जाएगा। बल्कि इस सारे को तो हमने 2010 से भी कह दिया कि 2010 से 2016 इस बीच में भी 7A का उल्लंघन अगर कहीं हुआ होगा, कम हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा, वो भी निकाला है। नहीं, वो चिंतल की जो घटना है, आखिर उसमें भी फॉल्ट जो मिल रहा है ये इनके टाइम का है, हमारे टाइम का नहीं है। लेकिन अब ये ठीक है कि उसके बाद भी कोई लाइसेंस उसने लिया, क्योंकि उसके कई टावर हैं, एक नहीं है, पार्ट्स में भी ले लेते हैं लोग। तो उस सारे में जहां भी कोई दोषी मिलेगा उसका पिछले का भी हम कार्रवाई कराएंगे, आगे भी इस पर कोई पुख्ता इंतजाम करेंगे ताकि ये जो वो स्ट्रक्चरल क्या है, सेफ्टी ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट का सिस्टम। अभी क्या है कि हम बिल्डर को कहते हैं भी आप जो भी इस प्रकार के क्वालिफाइड लोग हैं उनसे आप सर्टिफिकेट ले आओ। वो कहीं से भी ले आते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट ले रखे अपने, वो ले आते हैं और हमारा आदमी भी जाके उसके साइन करके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे देता है। अब हम जो स्ट्रक्चरल ऑडिट वाला सिस्टम, ये भी अपना जो सिस्टम होगा उसके हिसाब से करेंगे, एम्पैनल करेंगे उनको, इन एम्पैनल लोगों से सर्टिफिकेट ले आओ
क्योंकि उसमें भी कोई रिप्यूटेड लोग चाहिए ना। अब कोई भी जा करके और कोई पढ़ा लिखा आदमी जा करके मुझे अथॉरिटी दे दो सर्टिफिकेट को कहीं से भी ले आते हैं। आजकल ये जितने भी सिस्टम है इसमें जो लूजनेस है, इस लूजनेस को कैसे खत्म किया जाए, इसमें एक चीज कराएंगे। इनके टाइम पे जो बता रहे हो कि इनके टाइम में कुछ गड़बड़ी है, वो तो अब उन्होंने एकदम से कहा कि अगर मेरे खिलाफ कुछ बनता है तो मुझे उनके खिलाफ नहीं, वो तो क्या पता किसके खिलाफ बनेगा। वो तो हमने सीबीआई की इंक्वायरी की है, इंक्वायरी के बाद आएगा। कह रहे हो कि उनके टाइम का गड़बड़ी क्या है, लाइसेंस गड़बड़ी तो अब जब इंक्वायरी होगी, जब वो कह रहे हैं कि हमारे ही सब कुछ है, हम कहते हैं 2007 के उसके लाइसेंस हैं, तो वो हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं जब उसके लाइसेंसिंग बैक साइड में है। इसमें लाइसेंस और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो कब दिया गया कब नहीं, उसकी सारी देख लेंगे सब। कल जो रिप्लाई दिया गया था कॉलिंग अटेंशन मोशन का, उसमें ये था कि 28 हाई राइज बिल्डिंग ऐसी हैं एनसीआर में जिनको ऑक्यूपाई किया गया विदाउट गेटिंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंपाउंड करके ऑफेंस को कंपाउंड करके अलाउ कर देते थे। तो ये पॉलिसी फ्लॉ है, इसको चेंज कर रहे हैं और अध्ययन करेंगे इसका। देखिए, कंपाउंडिंग की भी एक लिमिट होती है, हर चीज को कंपाउंड नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है कि नॉर्म्स बने हैं, अब उस नॉर्म्स में कहीं आधा फुट 1 फुट आगे पीछे हो गया, अब उसके लिए उस सारे को तोड़ो करो, ये उचित नहीं होता। इसलिए कंपाउंडिंग में कुछ एक हर एक चीज के फ्लॉ का कितना उसमें मात्रा है, उस मात्रा के ध्यान में कंपाउंडिंग की लिमिट होती है। यहां तक तो कंपाउंड कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, इससे ज्यादा अगर किया तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। सर ये जैसे अनलॉफुल वो है कन्वर्जन है, इसका पोजीशन इतना विरोध क्यों कर रहा है, मतलब क्या मतलब वजह है? देखिए, कुल मिला करके जो हमारे अभय सिंह जी ने विषय रखा ना कि संविधान में जिस प्रकार से सेकुलर शब्द लिख करके किसी एक सन में जोड़ा गया इमरजेंसी के टाइम में, उस सेकुलर शब्द के अर्थ कई लोगों ने कई ले रखे हैं। सेकुलर शब्द का धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्म निरपेक्ष में सब धर्मों का सम्मान करना है या किसी धर्म को मानना ही नहीं है? ये जो शब्द है इसका बहुत एक खेल मचा हुआ है, और उस खेल में जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रति प्रेम ये हमारी कांग्रेस पार्टी का हमेशा रहा है। तो जो माइनॉरिटी प्रेम है वो झलकता है, बोलता है। इन्हीं लोगों में से बहुत ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो इन चीजों का विरोध करते थे, कोई कारण बने, संयोग हुए तो वहां से उठ के बीजेपी में आ गए, तो विरोध उनका छूट गया, इधर खड़े हो गए। सर एक बात सामने आई है कि ओपीएस एमपीएस का 12,000 करोड़ रुपए के करीब अतिरिक्त जो आपने कैलकुलेशन की है फाइनेंशियली, ये ओपीएस एमपीएस में विपक्ष ये कह रहा है कि इसको लागू कर दे, जबकि आप बता रहे हैं कि 2007 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार का इसको बंद किया गया था। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आप आगे रोकना नहीं चाहते, क्योंकि कई राज्य अगर आज आप इसको लागू करने का किस चीज का, किसी को लागू करना, आपने हालांकि स्पष्ट कर दिया कि आप लागू नहीं करेंगे। क्या लागू नहीं करेंगे? आप भी पहले स्पष्ट ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, हाँ, लेकिन कई राज्य जो लागू करेंगे वो चुनावी स्टंट है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज भी मैंने बताया कांग्रेस के लोगों ने इसको शुरू किया कि हाँ इसको नई पेंशन स्कीम ले आओ। नई पेंशन स्कीम उस समय लेके आज तक चलाने के बाद आज उन्हीं में से एम्प्लॉइज का दबाव कह लें या एम्प्लॉइज के, मैंने बताया ना एम्प्लॉइज के मानस में क्या है कि हमको उस समय जो पैसा है आज हमारा कट रहा है, उस समय हमको मिलेगा पता नहीं कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो तो शुद्ध इन्वेस्टमेंट फंड बनता है। इन्वेस्टमेंट फंड में उस समय कितना रिटर्न मिलेगा ये क्लियर नहीं है। हाँ, आज की रेट में नहीं है, उस समय कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सामान्यतः अभी तक ट्रेंड ये है कि पहले रेट्स ज्यादा रहे थे, इंटरेस्ट रेट ये वो प्रॉफिट रेट जो रिटर्न आता है, और रिटर्न धीरे धीरे कम हुआ है, तो उस प्रकार का मनी फ्लो जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसमें उनको डर लगता है कि आगे जाके हमें कम मिलेगा। एक दूसरा कारण यह है कि जैसा मैंने कल बताया कि 45 साल का भी कोई व्यक्ति भर्ती हो गया, रिटायर हुआ 58 में, एक तो 47-45 साल वाला भर्तियों को रिटायर हो रहा है, एक 20-22 साल वाला रिटायर हो रहा है, दोनों को 58 में पेंशन बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर होती है ना? दोनों को बराबर हो जाएगी किसी भी पोस्ट पर। क्वालिफाइंग सर्विस पर 58 में मिनिमम 10 ईयर्स का सर्विस, और तो वो 47 कह रहा हूं ना मैं, तो 58 में होगा, 10 ईयर तो हो गए। तो जो एक 20-22 साल में लगा है और एक 47 में लगा है, दोनों की 58 के बाद पेंशन बराबर हो जाती है, एक ही पोस्ट के आदमी है। तो अगर न्यू पेंशन स्कीम है
तो 2025 में जो लगा है उसको तो 33 साल अपना कंट्रीब्यूशन करना सरकार का लेना है, और जो 47 में लगा है उसको 11 साल ही अपना कंट्रीब्यूशन करना, 11 साल ही सरकार देगी। तो 47 में 58 जो आएगा उसकी कम होगी पेंशन, 25 से 58 जो जाएगा उसकी पेंशन अपने आप ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है। अब ये जो बराबरी है वो खत्म हो रही है, तो उस नाते से बहुत लोगों को लगता है कि हमारी पेंशन कम हो जाएगी। जो बजट लाए हैं एक एक करके आप बजट लाए हैं, आपने कहा कि हम इस दफे नई रिवायत कर रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति से शुरू कर रहे हैं। क्या सभी लोगों को समझाने के लिए कोई आपका ऐसा प्रोग्राम है कि जिलेवार कोई सभाएं की जाएं या रैलीज की जाएं? पार्टी अध्यक्ष ने हमें ऐसी जानकारी दी कि आप 25 या 26 तारीख से सभाएं कर रहा हूँ। देखिए नहीं देखिए, क्योंकि मेरा अभी कोविड के कारण से ये सारा कार्यक्रम हमारा बंद हुआ था। अब इस बजट के बाद कार्यक्रम बनेगा, और कार्यक्रम बनने के बाद जो रैलियां जहां जहां होंगी उसके अंदर आगे मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी तो एक रैली मेरी सफीदों में तय हुई है। 26 नहीं 26 की कब है तिगांव में, सबसे पहले 27 को तिगांव में है, और सफीदों में अगले महीने में है, 2 या 3 तारीख को है। तो उस प्रकार से अब ये रैलियां मैंने शुरू की हैं, तो हर हफ्ते एक आध जगह रैली होगी, और जनता को हम सारे विषय बताएंगे। आखिर आपके माध्यम से भी जाएंगे, स्वयं रैलियां करेंगे तब भी जाएंगे। सारा जो सिस्टम है उसको पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए हम करेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस एक प्रोग्राम है, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, हम तो मैन टू मैन इन सबको अप्रोच करेंगे। आज हमारे पास ये लिस्ट है कि 1 लाख से नीचे एनुअल इनकम किस किस परिवार की है, और तकरीबन अब कोई परिवार चाहे कम इनकम का भी होगा ना, मोबाइल फोन तो हर कोई रखता है, उसको बहुत खर्चा पड़ता नहीं है, इसलिए मोबाइल हर किसी के हाथ में। हम उठा के जो नई योजना है उठा के SMS कर देंगे, ये नई योजना है। फिर जब उनको मेलों में बुलाना होगा, व्यक्तिगत उनको सबको सूचना दी जाएगी कि आपने इस मेले में इस दिन इतने बजे आना है। वहां भी काउंसलिंग के काउंटर होंगे, डिपार्टमेंट के काउंटर होंगे, बैंक के काउंटर होंगे, कौन सी योजना में आखिर उसको सहायता चाहिए। और इसमें जो हमारा बीच का सिस्टम है वो उसको फॉलो भी करता है, उसको कॉल भी करते हैं, किसी कठिनाई आई तो वो भी हल करते हैं। तो नीचे जो व्यक्ति हैं उनके साथ सीधा संबंध ये हमारा रहेगा। OPS में लेके और NPS का जो स्टेटों को पता लग रहा है जहाँ पे उन्होंने कराया ये, एक तो वहां पे उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूटरी सरकार अपना करती है 14% ऑफ, वो उन्होंने कहा है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन हम बंद करके और जो पुराना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वापस आपको करना होगा। और 2004 से जो आपका ये बंद करी थी पेंशन, वो सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी वापस करना होगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस ने इस तरह की प्रैक्टिस शुरू करी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेम प्रैक्टिस शुरू की गई। देखिए पंजाब ने क्यों शुरू किया होगा, मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन पंजाब ने क्यों शुरू किया होगा, उनको लगता है आज से 20 साल बाद जिसने देना होगा देगा, आज तो कम से कम जो रिजर्व फंड है उसको हम ले लें। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं तो पंजाब सरकार ने भी कर दिया ये। तो जिन सरकारों ने किया होगा उनको एक लालच ये भी हुआ होगा कि इसके अंदर कुछ 100 करोड़ रुपया होगा, और हम क्योंकि अभी तो फंड में जमा है, अगर इनको हमने पेंशन देनी है ओल्ड पेंशन स्कीम, तो जो फंड जमा है उसको लो बजट में डालो। क्यों सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस बताएंगे, वो पैसा आएगा ना उनके पास है। जिन यूनिवर्सिटीज ने किया, यूनिवर्सिटीज भी छोड़ो, सरकारें भी उन्होंने वापस लिया। हाँ, इनका दृष्टांतर को भी लेके हाँ, ये जैसा HIU वगैरह में भी 95-96 में कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम थी, ओल्ड पेंशन से CPF में आए थे। तो जैसे CM साहब कह रहे हैं, जब वो शिफ्ट हुआ वो कंट्रीब्यूशन उनको वापस देना पड़ा। तो इसलिए ये इनका लालच होगा कि ले लें हम। जर्नलिस्टों को भी पेंशन दे रहे हैं, यही वाला हमारे को लगता है 10,000 प्लस। मतलब अभी जमा कराना शुरू कर दें आपका 60 साल बाद बंद, क्योंकि 60 साल बाद बंद हो जाएगा। तो फिर मिलेगा तो फालतू नहीं, इकट्ठा ही मिलेगा, जो मिलेगा इकट्ठा ही मिलेगा। ये भी आया सर, जो खेल पॉलिसी को लेकर के जो ABC कैटेगरी की जो नौकरियां हैं उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन सामने आई है कि इस तरीके का कोटा दिया। देखिए वैसे तो ये नारा था कांग्रेस का, हमने तो उसको वास्तव में अपनाया है। क्या पदक लाओ पद पाओ। तो पदक लाओ मतलब जुड़ा हुआ था ये मेडल से। बाद में अब ये किस समय शुरू हुआ मुझे एकदम ध्यान नहीं है, हमने शुरू किया इससे पहले हो गया
के परसेंटेज के 3% और 10%, एबीसी में 3% और डी में 10%। अब डी में तो कोई हम पदक की नौकरी देते नहीं है, इसलिए वहां तो 10% ठीक है, लेकिन ए और बीसी, एबीसी तीनों पदक के साथ जुड़े हुए हैं कि पदक होगा तो ये मिलेगी। अब पदक जितनों के पास था उनको सबको हमने नौकरी दी है, और इससे पहले पदक का सिस्टम नहीं था, 3% नौकरी थी, तो 3% लोग वहां कैसे नौकरी लेते थे, वो केवल एक एक्रेडिशन सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेडेशन, स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट लाए, दिखाया और कर दिया। अब ये स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का खेल शुरू हो गया। उस खेल के अंदर डी में भी पकड़े जा रहे हैं, सी में भी पकड़े जा रहे हैं, बी में भी पकड़े जा रहे हैं, पहले नौकरियां हम देते हैं फिर उनको बाहर करते हैं। तो इसकी बजाय मेडल तो गलत नहीं है, इसी वजह हम उसमें से लेके आए कि भाई मेडल लाओगे तो नौकरी देंगे, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, जाकर के खड़ा होगा और उसको नौकरी मिलेगी, उसका वो होगा, वो हमने खत्म किया है। तो इसलिए हमने पदक लाने पर भी सैकड़ों नौकरियां दी हैं, और जितनी सैकड़ों नौकरी दी 3% भी उससे ज्यादा नहीं मिलने वाली थी, उतनी उसमें मिलती है, उतनी इसमें मिलती है। अब सिलेक्शन हो गई, हमें वो 3% कौन लेने हैं, ये हमारी सिरदर्दी खत्म हो गई। अब सिरदर्दी हमारी नहीं रही, बल्कि जो अचीवर है मेडल लाने वाला वो नौकरी का हकदार हो गया। इतना ही विषय। सर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो आपने बात करी है कि किडनी ट्रांसप्लांट को शुरू करेंगे, ये सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए शुरुआत है या कि और भी? अभी किडनी के लिए है, आगे तो फिर जैसे वहां से रिपोर्ट मिलेगी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका होगा, डॉक्टर्स होंगे, उस हिसाब से फिर बाकी चीजें करेंगे। हॉस्पिटल भी इसमें शामिल? अभी केवल पीजीआई, अभी किडनी पीजीआई, प्राइवेट भी कर सकते हैं, तो एक्ट में है, कर सकते हैं, तो उनका उसका देखना पड़ेगा, उसका पैरामीटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना रखा है। नहीं, वो तो फीस तो अपना वो रखेंगे ही, लेकिन उसके नॉर्म्स तो कोई तय करने पड़ेंगे कि कौन अस्पताल बना कर सकता, कौन नहीं कर सकता। एक्ट में है दोनों। उसमें भी हमने विजिलेंस की जांच दे दी है, क्योंकि देखिए हम किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को कहीं नहीं बचाना चाहते, लेकिन अगेन कोई व्यक्ति किसी जल्दबाजी में निर्दोष न फंस जाए, इसका एक मूलभूत सिद्धांत है, ये भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। सर, आज वाटर डे भी है, हरियाणा में भी जल संचय को लेकर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आज खास मौके पर तो ये है कि जो हमसे मांगेगा वो उसको देना भी पड़ेगा। पानी इंडिया में लीडिंग स्टेट है वाटर कंजर्वेशन में। हाँ, एक विषय है हमारे ध्यान कराया अमित जी ने कि वाटर कंजर्वेशन का भी हमको एक अवार्ड मिला है कि वाटर कंजर्वेशन में हमारी जो योजनाएं हैं वो सारे देश में नंबर 1 पर आई। जल शक्ति। तो इसमें भी हम आगे निकले हैं, और अभी हालांकि ये ठीक है कि पैरामीटर सारे थे वो आगे निकल गए, हमें अभी संतोष नहीं है इसमें, हम तो इसको और गहराई तक ले जाएंगे, चाहे उसके अंदर रिचार्जिंग वेल होंगे, चाहे हमारा माइक्रोवेशन का प्रोग्राम होगा, चाहे हमारे जो डैम्स हमने बनाने हैं, पहाड़ी जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, वहाँ जो चेक डैम्स बनेंगे, चेक डैम्स के माध्यम से पानी रोकेंगे, एसटीपीज के माध्यम से रिसाइकल्ड पानी इसका यूज करेंगे, और कोई भी बूंद जो हरियाणा की धरती पर गिरी है उसका यूज करेंगे, उसको ऐसे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए बहुत बड़े प्रोग्राम हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा था 2 ही वर्षीय वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी हमारी जो ईयर 2 साल के हैं, वो 2 साल वैसे 1 साल ही हुआ, उसका 1 साल और उसका है, लेकिन पिछले 1 साल में भी कोविड के कारण से उतना काम नहीं कर पाए। अब इसको और स्पीड से करेंगे, अगले साल और बढ़ाएंगे। मैं कल देहरादून जा रहा हूँ 23 तारीख को, 25 को लखनऊ जा रहा हूँ। 2 साल की हमारी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब दोनों राज्य बैठ के बातचीत कर लो, हमारी एग्जीक्यूशन की फाइल ख्याल थी। अब केवल केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के बाद हमारी बात नहीं हो रही है, तो हम अगली सुनवाई। परिस्थितियां बदली हैं, कुछ जरूर बदलेगा। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।